ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। साथियों, हम व्यंजन संधि का अभ्यास कर रहे हैं और इससे पहले व्यंजन संधि से संबंधित हमने भाग 1, 2, 3 उसमें कक्षाएं जो हैं हमने की हैं। आज जो है हमारी व्यंजन संधि की जो अंतिम कक्षा रहेगी भाग 4, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए म से संबंधित कुछ नियमों को समझेंगे। कई बार क्या होता है, म से संबंधित हम ना वहां पर एक संशय में पड़ जाते हैं कि म का अनुस्वार बनेगा या म का न बनता है या म का म ही रहेगा। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हमारे मस्तिष्क में होते हैं। आज हम उन सभी प्रश्नों का जो है उत्तर यहाँ पर आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कक्षा हमारी बहुत बढ़िया होने वाली है और बहुत मज़ेदार होने वाली है। और आज के बाद म से संबंधित किसी भी प्रकार कोई भ्रम, कोई संशय आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। म संबंधी नियम। देखिए, म से संबंधित 3-4 नियम हम समझेंगे। जो पहला नियम होगा हमारा, कहाँ कहाँ और म का क्या बनता है और कैसे बनता है, वो हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, पहला जो है, पहला नियम क्या कहता है कि यदि म के बाद, ठीक है, इसको समझ ले। म के बाद यानी जो धन का निशान होता है ना, उससे पहले म होना चाहिए। अब उसमें अगर मैं लंबा इसको लिखूं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो, म के सामने, उसमें आप भी काफी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में लिखता हूं ताकि आप जल्दी समझ लें। यदि म के बाद क से भ तक, क से भ तक यानी क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, म को नहीं लेना हमने। बाकी सारे जो वर्गीय व्यंजन है ना, वो सारे आ जाएंगे क से भ तक, इसमें म को नहीं लेना। यदि म के बाद क से भ तक म को छोड़कर, ये मैंने लिख दिया यहां पर ताकि आप उसको समझ लें। म को छोड़कर, ठीक है ना, म को क से भ तक म को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए तो म के स्थान पर, म के स्थान पर, अब देखिए म के स्थान पर क्या करना है, जो भी सामने वर्ण है ना, उस वर्ण का पंचम करना है। ध्यान देखना आपने। देखिए, स्थान पर क से भ वर्णों का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण, पंचम मतलब 5वां हो जाता है, ठीक है। देखो, म के बाद यहां इनके बीच में जो जितने भी व्यंजन हैं, म को अंतिम, म को छोड़कर, अंतिम वर्ण को छोड़कर यानी म को छोड़ करके कोई भी जो है व्यंजन आए तो म के स्थान पर क से भ तक हमें क्या करना है, उनका 5वां वर्ण कर देना है, ठीक है। यहां पर ना म को छोड़, यहां म की बजाय ना पंचम वर्ण को छोड़कर कर रहे हैं हम। देखिए, यहां मैं लिख देता हूं पंचम, ठीक है। पंचम 5वां वर्ण छोड़ना हमने सभी का। जैसे क ख ग घ ग, ग को छोड़ दें, ग नहीं होना चाहिए, ग तो उसमें से कोई भी पद शुरू ही नहीं होता, ठीक है ना। न और म से ही होते हैं शुरू, 2 ही से, न और म से, तो वो नहीं होने चाहिए। बाकी क से भ तक कोई भी वर्ण आ जाए
तो म के स्थान पर क से भ वर्णों का पंचम वर्ण हो जाता है, पांचवां वर्ण हो जाता है। देखिए उदाहरण के द्वारा समझेंगे आप। तीर्थम धन कर है, ठीक है। देखो म है और म के सामने क्या है, क है। क से भ तक कोई भी आए तो इस म के स्थान पर इस क का पांचवा, जो वर्ण सामने है ना उसका पांचवा करना है। अब देखिए तीर्थ लिख दिया हमने, ठीक है। म के स्थान पर इसका पांचवा क ख ग घ ग, अब यहां ग लिखेंगे हम, ये कर दिया हमने, और बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये ऐसे रहेगा। ये बन गया तीर्थंकर, ठीक है। और इसको अगर दूसरे रूप में लिखना है, क्योंकि जब हमने अनुस्वार और अनुनासिक पढ़े थे ना वहां पर, तो अनुस्वार, ये जो पंचम वर्ण है ना, इसको हम अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे तीर्थंकर, ये भी शुद्ध है, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। परंतु अगर पंचम है, ये भी शुद्ध है। ये कैसे बनता है कि म के बाद अगर क से भ तक पांचवें वर्ण को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ जाए तो म के स्थान पर ये जो वर्ण आएगा ना सामने, इसका ही पांचवा करना है हमने, तीर्थंकर। ये बन गया ना। एक उदाहरण और देख लें, जैसे अलम कृति है ना, अलम कृति, म है, म के सामने क्या है, क है। अब क है तो इसका पांचवा कर देंगे, क्या बन जाएगा, अलंकृति, ये बन गया, ठीक है। या दूसरी प्रकार से अगर लिखना चाहें, अलंकृति, ये भी शुद्ध है अगर इसका। लेकिन पंचम कैसे बनता है, पांचवा कैसे बनता है, वो इस नियम से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये पहला नियम है म का, यानी म को जो है ना पांचवा कैसे बनाते हैं हम, पंचम वर्ण कैसे बनता है, वो ये हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला नियम है। अब दूसरा नियम हम पढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है आप इसको बाद में लिख सकें, ठीक है। तो जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वो समझें। इसमें भी बहुत बड़ा एक संशय, बहुत ज्यादा भ्रम है इसमें भी, जो दूसरा नियम करेंगे। देखिए, यदि म के बाद न आ जाए, वैसे तो ये नियम है कि पंचवें वर्ण के सामने पंचम वर्ण हो, लेकिन बस हमने क्या करना है, जो मुख्य बात है वो करनी है, म के बाद न आ जाए तो म को भी न हो जाता है, न हो जाता है। देखिए ये दूसरा नियम है, यानी यदि आपको म के सामने कहीं भी न नजर आ जाए, न दिख जाए, तो म को क्या करना है, न कर देना है। जैसे सम निवेश है, ठीक है, सम निवेश। अब म के सामने क्या है, न है, तो वही तो बात कही कि म के बाद अगर कहीं भी न आ जाए तो म को भी क्या करना है, न बना देना है। तो यहां अगर हम न बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सन्निवेश, ये बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा एक उदाहरण और ले लेते हैं, सम निकर्ष, ये है ना। अब म के सामने क्या है, न है, तो म के सामने जहां भी न होगा तो क्या हो जाएगा, म का न, ये बन जाएगा सन्निकर्ष। बहुत बार हम इस शब्द को पढ़ते हैं ना, सन्निकर्ष। ये बनता कैसे है, सम धन निकर्ष। इसकी संधि विच्छेद आ जाए तब भी आप आराम से समझ सकते हैं। सम निकर्ष, सन्निकर्ष, सम निवेश, सन्निवेश। और एक अन्य है सम न्यासी। ये जो शब्द है ना,
आधा हिंदुस्तान जो है इसको गलत लिखता है, गलती बोलता है। समन्यासी, अब देखिए सन्यासी कैसे लिखते हैं हम सभी, और बहुत सी तो पुस्तकों में भी लिखा हुआ है ये सन्यासी। अगर व्याकरणात्मक दृष्टि देखा जाए तो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है, अनुस्वार नहीं आएगा। देखिए म के सामने क्या है, न है, तो म के सामने अगर न आ जाए तो इसको भी न हो जाता है, ये नहीं आपने लिखना है, ये सन्यासी ये नहीं करना है आपने। अब आप क्या लिखेंगे, सन्यासी, ये शुद्ध है, ठीक है ना, सन्यासी ये बनेगा, समन्यासी सन्यासी। न्यास भी ऐसे बनता है सन्यास, देखिए समन्यास ये है ना, अब यहां भी वही बनेगा सन्यास। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आम बोलचाल में भी और लिखने में भी हमने उनका जो रूप है ना वो विकृत कर दिया है, ठीक है ना। बहुत से शब्द हैं इसी को हम शुद्ध मानने लग गए, ये सन्यासी, ये नहीं होता, शुद्ध ये है। व्याकरणात्मक दृष्टि देखिए तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है, इस तरह से लिखना है सन्यासी। और बनता कैसे, वो नियम हमने यहाँ व्यंजन संधि में पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये म को ना कैसे करते हैं, यानी म के बाद अगर न आए तो म को भी न हो जाता है, ये एक म से संबंधित नियम हम पढ़ रहे हैं दूसरा, ठीक है। इसमें अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, म का जो है वो तीसरा नियम, यानी उसमें क्या होता है, जो म है ना उसको अनुस्वार भी हो जाता है और कभी कभी जो है ना म का म भी रह जाता है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तीसरा, यदि म के बाद पुअरग आए, पुअरग समझते हैं, प लिख ही देता हूं मैं, प फ ब भ म, यही तो पुअरग है, यानी प फ ब भ म ये हो, ठीक है। तो जहां कहीं भी ये आ जाएं म के बाद प फ ब भ म हो तो म के स्थान पर क्या करना, हमने अनुस्वार करना है। तो म को अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अब यहां दोनों बातें हैं, म को अनुस्वार भी हो जाता है और म को जो है ना वो म भी रह जाता है। अगर तो म को म रख दिया हमने, देखिए हो जाता है, यदि म को अनुस्वार हुआ यदि म को अनुस्वार होता है तो उसे संधि कहेंगे हम, ठीक है भाई। अगर तो म को अनुस्वार हो तो उसे संधि कहेंगे, लेकिन अगर म को म ही रहता है तो उसे संयोग कहेंगे, संयोग कहेंगे, ठीक है। देखो दोबारा फिर से समझते हैं, म के बाद अगर प फ ब भ म इनमें से कोई भी वर्ण आ गया तो म को अनुस्वार हो जाता है, लेकिन अनुस्वार भी हो जाएगा और म को म भी हो सकता है। यदि तो हमने म को अनुस्वार कर दिया तो उसे हम कहेंगे संधि, क्योंकि वहां परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर म को म ही रहा तो उसे कहेंगे संयोग, उसे संधि नहीं कहेंगे, उसे संयोग कहेंगे। संधि तब होती है जब कोई परिवर्तन हो वर्ण में, ठीक है।
इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए, सम धन भाव, ये है ना। अब म है, म के सामने भ है, तो यहां पर देखिए इसको म को क्या करना, हमने अनुस्वार कर दिया, ये बन जाता है समभाव, ये बन गया। और अगर मैं बात करूं दूसरा तरीका इसका, समभाव, ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां म को म, ये संयोग है। यदि परीक्षा में आ जाए ना समभाव में संधि है या संयोग है क्या है, तो यहां संयोग है, समभाव समभाव। लेकिन अगर ये आ जाए समभाव अनुस्वार के सहित, तो यहां क्या है, संधि है। दोनों में यही अंतर है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं यहां पर समभावना है, जैसे समभावना, ठीक है। अब म है, सामने भ है, म को क्या हो गया, अनुस्वार, संभावना, ये बन जाता है संभावना, ठीक है। संभावना ऐसे भी लिख लें इसको, और अगर लिखना चाहें संभावना, बस थोड़ा सा अंतर वही है जो मैंने बताया कि अगर हम अनुस्वार करते हैं तो संधि बोल लें उसको, अगर हम माँ को माँ ही रहेगा तो संयोग होगा, उसको हम संधि, इसको संधि नहीं कह सकते हम। संभावना संभावना, ये संधि नहीं हुई है, ये मात्र एक संयोग हुआ है, ठीक है। और कर लें इसको। अब देखिए इसमें जो है अनुस्वार नहीं होगा, सम्मत है ये, है ना, इसमें अनुस्वार नहीं होगा, इसमें संयोग, इसमें संधि नहीं होगी, इसमें संयोग ही होगा। जैसे हम इसको बोलेंगे सम्मत, इसको अनुस्वार ना करें, अगर अनुस्वार करें तो अशुद्ध होगा। यहां संयोग होगा सम्मत सम्मत, सम्मेलन करें वो भी इसी प्रकार से है, सम्मेलन, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, संयोग होगा, सम्मेलन, ये है, ठीक। देखिए ये क्या है, म के बाद पूर्व आ जाए तो म को अनुस्वार हो जाता है, और वहां पर अनुस्वार भी हो सकता है, वहां म को म भी हो सकता है। जहां पर तो अनुस्वार होगा उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जहां पर म को म ही रखेंगे हम, इसे कहेंगे संयोग। ये ध्यान देने योग्य बात है। सम्मत में यहां अनुस्वार नहीं होगा, म का म ही रहेगा, यानी संयोग होगा। सम्मेलन में भी संयोग होगा, सम्मेलन उसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये जो म से संबंधित जो हमारा तीसरा नियम था। अब बात करेंगे हम चौथे की, अंतिम और चौथा नियम हमारा, ठीक है। म से संबंधित कुछ नियम है ये, इनको ध्यान से समझ लेना आपने, बहुत बार प्रश्न आ जाता है परीक्षा में यहां से भी। अब चौथा जो नियम है वो क्या है, वो समझें। देखिए इसमें ना म को केवल अनुस्वार ही बनेगा, यहां कोई विकल्प दूसरा नहीं होगा, ये वो नियम है, ठीक है। यदि म के बाद अंतस्थ हो या ऊष्म वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण, ठीक है। अंतस्थ तो आप सबको पता है, पिछली कक्षा में हम कर चुके हैं, इससे पहले जब वर्णमाला में वहां हमने स्वर और व्यंजन की, वहां सारा हमें समझाया गया था कि अंतस्थ कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं। फिर भी मैं यहां अलग अलग लिख देता हूं। यदि म के बाद अंतस्थ कौन से हैं, य व र ल, ये हैं। ऊष्म कौन से हैं, श श स और हा, ये है। म के बाद य व र ल श श स ह आए तो म को अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार होगा यहां पर, ठीक है ना, यहां कोई अन्य विकल्प नहीं है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है भाई, ये है। अब इसके उदाहरण जैसे सम और यम, ये है। म के सामने क्या है, य है, देखिए य व र ल कुछ कहा ना उसने, अंतस्थ है उसमें, तो म को क्या करेंगे हम, अनुस्वार कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, संयम, ठीक, ये संयम बन गया।
और उदाहरण लेते हैं, जैसे संलाप कर लेते हैं। संलाप है ना। अब ल है, देखिए ल है ना, तो यहाँ भी इसको क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, संलाप। ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। स्वयंवर है, वो कर लें। देखिए स्वयं और वर, यहाँ व है। अब म के सामने क्या है, वह, य हो, र हो, ल हो, व हो, श हो, स हो, स हो, कुछ भी हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्वयंवर। ये बन जाता है। यहां विकल्प दूसरा नहीं है। म के सामने यदि अंतस्थ हो या उसम वर्ण कोई सा भी आ जाए तो यहां म को क्या करना है, म को हमें अनुस्वार करना है, ठीक है। सम से ले लेते हैं, सम और श। अब देखिए श है ना, देखिए श, समश। अब ये श आ गया म के सामने, तो म को क्या करना है, अनुस्वार करना है, तो ये क्या बन जाएगा, समश्य। ये बन जाता है, ठीक है जी। तो ये बन गया समश्य। तो ये जो है ना, म से 4 नियम थे छोटे छोटे से जो हमने यहाँ पर किए हैं। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आज के बाद इस म के संबंधित कोई भी आपकी कहीं भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी कक्षा यहीं तक रहेगी। अब मेरा आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि देखिए, जो मानव तन मिला है ना हमें, वो दूसरों की सेवा के लिए मिला है, और इस मानव तन को प्राप्त करने का यही लाभ है कि हम किसी के काम आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और इस वीडियो को आपने शेयर करना है। कोई आपका मित्र है, कोई भाई बंधु है, कोई रिश्तेदार है, हो सकता है कि उसे हिंदी व्याकरण की आवश्यकता हो, ठीक है ना। तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया यहाँ पर समझाने का, तो आप वो शेयर कर दें, इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि वो देख सकें और उनका भी कुछ भला हो सके, वो उसको समझ सकें, ठीक है ना। और अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो भी आप जरूर देख लें, ठीक है। और हमारा जो चैनल है अमेजिंग शिक्षा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा जो अगला वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो अंत में जो है, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज की है जो कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।